हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। याद रखिएगा, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, यानी भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर उसने अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की जो सीमा थी ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस किनके द्वारा लिखा गया है? तो विशाख दत्त के द्वारा। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पहला है देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंदितक। क्षेमेंद्र कृत वृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। जस्टिन ने सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में भी इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्ष्व, याद रखिएगा, द्विजर्ष्व यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य के द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। याद रखिएगा, जो कौटिल्य के द्वारा जो मौर्य काल में अर्थशास्त्र लिखा गया है वह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है बल्कि राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय जो है प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनैतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से, पूरब में बंगाल के खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय के श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक फैला था। 150 ईसा पूर्व के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अनार्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राजपाल पुष्यगुप्त के द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस के आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिज का संस्कृत रूप है अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ जो उसे है सीसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ उसे सीसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम जो है क्या मिलता है? तो दुर्धरा। दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार अगर बात करें तो बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने
डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दालचनी। एंटियोकस ने दालचनी को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भिजवा दिया। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासन काल में अवंती का उपराजा यानी वायसराय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सकें। सहिष्णुता, उदारता और करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राजाभिषेक हुआ था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। सिहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। सिहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तीसस के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्योदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक के अभिलेखों में रजुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रजुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। याद रखिएगा रज्जुक का संबंध क्या था, किससे था और इसका कार्य क्या था। देखिए अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों यानी कारवां के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और बिहार यात्राएं रोक दी। उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। राजाभिषेक के 10 वर्ष बाद यानी 8वां जो शिलालेख है, राजाभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि यानी बोध गया। 20 वर्ष बाद रूमनी देई गया और उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लेजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पे उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का जो क्रम है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा की, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम को भोग कर यानी लुम्बिनी के जो गांव थे, लुम्बिनी जो था भोग कर यहाँ पे माफ कर दिया गया, भोग कर से इसे माफ कर दिया गया और भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में हैं। याद रखिएगा कालसी, गिरनार और मेरठ के जो अभिलेख हैं किस लिपि में? ब्राह्मी। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके या उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। जो अशोक का इतिहास है उसके अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है। उसके अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यह स्थान है सहवाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुंडी और सुपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख सहवाजगढ़ी और मानसेहरा लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी लिपि में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला से आर्मेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख
तथा लंघमान नामक स्थान से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों यानी शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था और इस कार्य को संपादित करने वाला प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का जो है इन्हें श्रेय हासिल हुआ। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने का जिन्हें सर्वप्रथम श्रेय हासिल हुआ उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का जो है साक्ष्य मिला है, जिनके नाम जो है पिपरहवा, सोगौरा और महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में जो खरोष्टी लिपि है कैसे लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लैसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मास्की, नेतूर एवं उडेगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत जो है नाम मिलता है। भाब्रू यानी वैराट स्तंभ लेख, भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। जो भाब्रू स्तंभ लेख है यह अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख जो है इस प्रकार है, यहाँ कोई जीव जो है मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए जो है मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख जो है अब यह घोषणा होने के बाद यानी इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग। इसमें मृग भी हमेशा नहीं मारा जाता। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक के द्वारा राजाभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट जो है साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर जो है अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। तो याद रखिएगा, इस शिला में उसने कलिंग युद्ध से जो पीड़ा हुई इस पीड़ा को और अपना दुख और पश्चाताप जो है इसमें व्यक्त किया है इस शिलालेख में। अशोक के दीर्घ शिलालेख जो 12 है, इसमें सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता के लिए पालनीय उपाय बताए गए हैं। दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत एवं केरलपुत सहित ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका की सूचना मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंत्योक, तुर्मय या तुर्माय, अंतकिनी, ठीक है, मग, अल्लिक, सुंदर। ध्यान रखिएगा, ये 5 यवन राजाएं हैं, इनका नाम है तरमय या तुर्माय, अंतकिनी, मग, अल्लिक और सुंदर। देखिए, जो अंत्योक हैं ये एंटियोकस सेकेंड थियोस सीरिया का जो है शासक हैं। तरमय या तुर्माय टालमी सेकेंड फिलाडेल्फस यह मिस्र का राजा है। अंतकिनी ये एंटीगोनस गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा, मग साइरिन का शासक, और जो अलिक सुंदर हैं ये अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा है। गोरखपुर जिले से प्राप्त सोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृतिक भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है और इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, एक धर्मस्थीय तथा दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे।
गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। ध्यान रखिएगा, गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाला तथा संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्ण मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों के द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन के द्वारा किया जाता है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। याद रखिएगा, विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक या पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। याद रखिएगा, उत्तरापंत इसकी राजधानी तक्षशिला, अवंतीरठ इसकी राजधानी उज्जैनी, कलिंग इसकी राजधानी तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र था। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1 भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे और इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्ग की देखभाल करता था, जबकि प्रतिष्ठा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। याद रखिएगा। देखिए, उपयुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य जो पदाधिकारी हैं, पणाध्यक्ष यानी वाणिज्य का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष या सुनाध्यक्ष यानी बूचड़ खाने का अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष यानी वेश्याओं का निरीक्षक, सीता अध्यक्ष यानी राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष, लोहा अध्यक्ष यानी धातु विभाग का अध्यक्ष और नवाध्यक्ष यानी जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। तो याद रखिएगा, ये जो मतलब कि जो पदाधिकारी हैं, इनका जो कार्य था, किनका ये अध्यक्षता निभाते थे, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन साम्राज्य में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसे दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु के द्वारा व्रत क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था और इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो कि शक्ति का प्रतीक है और इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। देखिए, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था और इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्ण नदी के दाहिने तट पर स्थित है।
कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का जो है पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना यानी पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष जो है प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो है स्पूनर महोदय को है। स्पूनर महोदय ने जो है इस अवशेष को जो है प्रकाश में लाया था। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्हरार से जो है राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। देखिए, ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। ध्यान रखिएगा, शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्ण है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। इस पर आधारित पहला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किनके द्वारा? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, सी ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर शासन जो है अपना स्थापित किया और इसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। सेकंड नंबर प्रश्न, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? आपको मालूम है, सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे पुराना राजवंश है? कौन सबसे पुराना राजवंश है? सही जवाब है मौर्य। दिए गए विकल्प में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश जो है और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसने या जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्ण हुआ है वह है? किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्ण हुआ है? सही जवाब है विशाखदत्त मुद्रा राक्षस। याद रखिएगा, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी ए ऑप्शन। देखिए, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त और सिकंदर महान की भेंट का जो है उल्लेख किया है। 6 नंबर है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सही जवाब विलियम जोन्स। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का जो है उल्लेख किया है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? किसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? सही जवाब है जस्टिन। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट किया करिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछा गया, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किनके प्रधानमंत्री थे? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री, प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक जो है प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? सही जवाब है विष्णुगुप्त। देखिए, ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था।
और शास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पद खंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है, तो चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था। सी जो है विष्णुगुप्त सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। आपको मालूम है? क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? सही जवाब है, बताइए। इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह क्या है? तो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, डी ऑप्शन। देखिए, 13 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन सा था? आपको मालूम है, राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग था मित्र। हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है। देखिए, मित्र राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग है। याद रखिएगा, सुहद्र यानी मित्र राज के कान है। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। और इस संबंध में कौटिल्य सहज तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी और कायर होते हैं उसका विनाश असंभावी है। 14 नंबर है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बताइए, इसका सही जवाब क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सही जवाब है राजनीतिक नीतियों पर, यानी बी ऑप्शन। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु क्या है? राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन। देखिए, अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। 16 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? इसका सही जवाब होगा बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस जो है भारत आया था। स्ट्रैबो के अनुसार अगर बात करें तो सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस या डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर जो है आया था। 17 नंबर है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहल महल मुख्यतः किसका बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः किसका बना था? तो सही जवाब है लकड़ी का, सी ऑप्शन। बिहार में पटना यानी पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय अस्पुनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? सही जवाब है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन। 19 नंबर है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था।
बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। यहां से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? सही जवाब है चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इसी संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ऐसे स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय जो है अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। याद रखिएगा, रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका जो अधिकार प्रमाणित होता है, और जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल के खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय के श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। 22 नंबर है, अभिलेख जिसे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह अभिलेख कौन सा है? अभिलेख जिसे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह अभिलेख कौन सा है? इसका सही जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यह प्रमाणित करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ध्यान रखिएगा। 150 ईसा पूर्व के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख या अभिलेख में आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राजपाल पुष्यगुप्त के द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का जो है उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। 23 नंबर है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। सही जवाब क्या है? देखिए, इसका सही जवाब है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, बी ऑप्शन। 24 नंबर है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, इनको किस भारतीय राजा ने हराया था? सही जवाब है चंद्रगुप्त ने, डी ऑप्शन। देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? सही जवाब है 305 ईसा पूर्व में। और यहां पे देखिए 26 में आपको एक फिगर दी गई है जो छायांकित चित्र है। आपको बताना है, जो मानचित्र संबंधित है, आपको बताना है कि यह जो मतलब कि जो छायांकित चित्र है यह किससे संबंधित है। देखिए, इसका सही जवाब होगा अशोक से। उसके शासन काल के अंतिम समय में जो है यह जो है शासन दिखाया गया है, जो छायांकित चित्र है। और उस मानचित्र में, जो मानचित्र ऊपर में दिया गया है, उक्त मानचित्र में अशोक के साम्राज्य को दर्शाया गया है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी जो है प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत थे। तो असम और सुदूर दक्षिण, यहां पर आप देख सकते हैं, जो असम का क्षेत्र है और ये सुदूर दक्षिण है, इसको छोड़कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की?
किसने? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। आपको मालूम है सही जवाब होगा अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक का धर्म सदाचार, मतलब कि जो अशोक का धर्म था वो सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक, क्या एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। 28 नंबर है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आपको मालूम है अशोक के साम्राज्य में जो क्षेत्र सम्मिलित नहीं था वो था श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। 29 नंबर है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? सही जवाब है द्वितीय मुख्य शिलालेख, बी ऑप्शन। अशोक के अभिलेख को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के द्वितीय वृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था किसने? भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था अशोक ने। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव व न संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था, इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्य और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों के लिए प्रथम अस्पताल यानी औषधालय और औषधि बागों का निर्माण करवाया। याद रखिएगा। 31 है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि, सी ऑप्शन। देखिए, अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राजाभिषेक हुआ। उसके अभिलेख में सर्वत्र यानी उसे देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का जो है उल्लेख मिलता है? किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? सही जवाब होगा दीपवंश और महावंश यानी बी ऑप्शन। देखिए, सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। 33 नंबर है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सही जवाब है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन। 34 नंबर है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा, बताइए इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन यानी अशोक और दशरथ। ये दोनों जो थे मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी आपका अशोक और दशरथ, इनका नाम याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। 35 नंबर में पूछा गया रजुक कौन थे? रजुक क्या थे? तो रजुक मौर्य शासन में एक अधिकारी थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अशोक के अभिलेखों में रजुक नाम जो है अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रजुक नामक अधिकारी का
अशोक के अभिलेखों में ज्ञान प्राप्त होता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रजकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग धात्री के हाथों में बच्चों को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रजकों की नियुक्ति की है। रजकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिससे राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 36, सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह किसे कहते थे? तो व्यापारियों के काफिले को। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। इसके बाद 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? सही जवाब है अग्रहारिक, ए ऑप्शन। देखिए, अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों पदाधिकारी हैं युक्त। ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। दूसरा है रजुक, ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। और तीसरा है प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह है और इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 38 नंबर, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो सही जवाब है अशोक के द्वारा। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छे उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है सांची। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, इसलिए इसका सही जवाब सी है। भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्त कालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। 40 नंबर है, सांची का स्तूप किस शासक ने जो है बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सही जवाब है अशोक ने, बी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 41 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका सही जवाब होगा अशोक। इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। और देखिए, आज का सेशन यही रोकते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें देखिए बेसब्री से इंतजार रहता है। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, आप लोग अपना प्रतिक्रिया प्लीज दिया करिए, ठीक है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र का सभी पीडीएफ अवेलेबल है, अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।